नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लगातार हमारी हिंदी वाली सीरीज जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर के लिए चल रही है, टॉप 25 क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं। हम जितने भी हमारे आगे जो क्लासें हो रखी हैं, 6 क्लासें इससे पहले हो चुकी हैं, तो वो भी आप जाके जरूर देखिएगा। और आज हमारी 7वीं क्लास है जो भी आज टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हम, और टॉप 25 क्वेश्चन के हम साथ में व्याख्या भी देख रहे हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में हमने दो तीन ऐसे फैक्ट ऐड किए हैं, जिससे कि हमने उस क्वेश्चन के जितने भी नजदीक क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी जानकारी भी मिल जाए। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आप सब की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। और इसी उम्मीद के साथ में इस लेक्चर को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिएगा। और लगातार जो जो हम क्लासें अपलोड कर रहे हैं उन क्लासों को भी आप देख के उनका भी फायदा उठा सकते हैं। तो अपनी तैयारी को जारी रखिएगा और ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के या पैनल पर आ रहा है उस क्वेश्चन का अगर आंसर अगर आपको आता है तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर आप देने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन का आंसर आप खुद नहीं देंगे तब तक आपको ज्यादा टाइम तक वो याद भी नहीं होने वाला है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, ये देखिए पहला क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, हर जो भी हिंदी का अगर किसी भी सिलेबस किसी भी एग्जाम के अंदर अगर हिंदी का सिलेबस है तो वह संधि जरूर है। और हर एग्जाम के अंदर अगर आपका संधि वाला टॉपिक सबसे बेस्ट होगा तो ही उस हिंदी के अंदर सबसे बढ़िया स्कोर किया जा सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, संधि वाला टॉपिक आपके बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए, क्योंकि संधि होगी तो वाक्य शुद्धि होगा, शब्द शुद्धि होगा, और भी बहुत कुछ इसी से होने वाला है भाई। संधि ही इसका सबसे मेन जड़ है भाई। तो आपको पता ध्यान रखना है, संधि तो सबकी क्लियर होनी ही चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए सब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कलर चेंज कर देते हैं, लाल कर लेते हैं। देखिए किस शब्द की संधि सही नहीं है। अब आपको बताना है क्या तत् धन उपरांत होता है और उससे मिलकर बनता है तदोपरांत, या फिर सट धन आनन सडानन, वाक धन ईस वागेश, या फिर सत धन चरित्र सचरित्र। इनमें से आपको बताना है कि वो शब्द जो सही नहीं है। तो इसका तो आपको पहले से ही आइडिया लग गया होगा कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होने वाला है। तो देखिए पहला ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि यहां पर ये गलती हो रखी है। तो देखिए तत् धन उपरांत या तक एकदम सही है, लेकिन ये दोनों जब त और उ दोनों जुड़ते हैं तो ध्यान रखना ओ में कैसे बदल गया भाई साहब। यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर यह शब्द ऐसा होना चाहिए था, यहां पर यह शब्द ऐसा होना चाहिए था, त दु उपरांत, यह शब्द ऐसा बनना चाहिए था, जबकि यहां पर ओ की मात्रा लगा दी गई है, इसीलिए यह गलत हुआ। बाकी सट धन आनंद एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सडानन ही होगा। वाक धन ईस वागिस होगा, क ई में बदलता है और ई की मात्रा लग रही है, और पहला तीसरे में बदलता है, वहां पर पहला तीसरे का नियम लग रहा है, और यहां पर एक अलग और नियम लग रहा है। देखिए सत धन चरित्र, ध्यान रखिएगा। अब हम पहले इसको ही देख लेते हैं, चौथा नंबर वाले को। अब देखिए जब भी त और द, ध्यान रखना त और द, देखिए आप नीचे आ जाइएगा, त और द के आगे अगर छ और छ आता है तो फिर त और द किस में बदल जाएगा, छ आधा में बदल जाएगा, छ से छम्मच वाला आधा हो जाएगा। और यहां पर यही हुआ है, देखिए त आधा है, फिर आगे छ आ गया, ठीक है, तो फिर यह आधा में बदल गया छ, इसीलिए यह वाला नियम आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए क्या नियम है, जैसे नियम आपको शॉर्ट में देख लीजिएगा, त या फिर द, ठीक है। इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे ध्यान रखना, इसके आगे अगर ये छ या फिर ये छ आ जाए, ठीक है, दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो बराबर वो कौन से वाले में बदल जाएगा। तो ध्यान रखना, छ छम्मच आधा हो जाएगा, ठीक है, छ चम्मच आधा हो जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, त द के बाद में अगर छ चम्मच छत्री आता है तो फिर छ आधा हो जाएगा। यह एक नियम आपको ध्यान रखना होगा। कौन सी संधि, व्यंजन संधि है भैया, व्यंजन संधि है, ध्यान रखना। और कल ही हम एक पढ़ के और आए थे, कल एक नियम और पढ़ के आए थे, कौन सा वाला, वो देखिए कल हम एक और नियम पढ़ के आए थे, त और द, त और द, यही पढ़ के आए थे। या फिर एक मिनट रुकिए, यहां से देखिए, त और द
इन दोनों के बाद में अगर स आ जाता है ये वाला, तो फिर त किस में बदल जाता है? तो ध्यान रखिएगा, त बदल जाता है इस 6 में आधे में। ठीक है, यही होता ना। और ये द किस में बदल जाता है? ये तो 6 तो बदल देगा ये, और ये स है वो किस में बदल जाता है? वो बदल जाता है इस 6 में। और हाँ इसी में बदलेगा। अब यह आधा होगा तो फिर आधा हो जाएगा। यहां पर त और द दोनों है, ठीक है ना, दोनों भाई। त और द के बाद में अगर ये वाला स आता है तो ध्यान रखना त और द आधे 6 से चम्मच वाले में बदल जाएगा, लेकिन ये स इसमें बदल जाएगा, किसमें? 6 छतरी वाले में। एक बार वापस समझ में आ गया भाई? आया या नहीं आया? ध्यान रखना त और द के बाद में अगर ये स आता है तो ध्यान रखना त और द तो बदल जाते हैं 6 चम्मच आधा में, लेकिन ये स बदल जाएगा 6 छतरी वाले में। अगर ये पूरा होगा तो ये भी पूरा होगा, अगर ये आधा होगा तो भी ये भी आधा होगा। अब देखिए यहां पर जो 3 ये ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों ऑप्शन के अंदर यहां पर नियम लग रहा है पहले का तीसरे में बदल रहा है। देखिए इधर आ जाएगा, इधर आएगा, कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यह नियम लग रहा है यहां पर। और वर्ग कौन सा? अब देखिए वर्ग, देखिए यदि वर्ग के पहले वर्ण, अब देखिए पहले वर्ण आपको पता होगा, पहले वाले में क आता है, फिर छ आता है, ट आता है, त आता है और प आता है। ये पांचों वर्ण को पता चल गया आपको। शुरुआत का अक्षर आपका अगर यहां पर ध्यान रखना, यहां पर अगर शुरुआत का पहले वर्ग का अगर अक्षर आए तो फिर बाद में और उसके बाद में किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा, ध्यान रखना जो यहां पर आने की बोल रहा है, यहां पर और यहां पर। देखिए यहां पर तो पहला आना चाहिए वर्ण का, लेकिन यहां पर तीसरा और चौथा आना चाहिए। उसके अलावा भी क्या है? उसके अलावा पहले तो ये देख लीजिए तीसरा चौथा होगा कौन सा? तो क वाले में तो ग और घ हो जाएगा, ज और ज हो जाएगा। देखिए एक मिनट, यहां पर ये क्या कर दिया है? ज झ ड ढ। अच्छा ठीक है, देखिए ग ग ज और यहां पर वो झ था, ठीक है ना, ड ढ ड ध ब न। देखिए ये वर्ण अगर यहां पर पहले वर्ण के बाद में तीसरा और चौथा वर्ण आता है तो फिर, या फिर इसके अलावा य र ल व ह, या फिर कोई भी स्वर आ जाए तो फिर वो कैसा होगा? अगर इनमें से अगर कोई भी आ जाए, एक मिनट मैं आपको यहां बता देता हूं। जैसे क के बाद में क्या आ जाए? क के बाद ये यहां पर लिख ही रखा है ना, अभी देखिए, ये देखिए यहां पर लिख रखा है, ये देखिए यहां पर ऐसा था, क के बाद में अगर ग और क्या आ जाए? ग और घ आ जाए तो किस में बदल जाएगा? तो ग में बदल जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, छ का ज हो जाएगा। देखिए छ वाला ज में हो जाएगा, ट वाला ड में हो जाएगा, त वाला द में हो जाएगा, प का व हो जाएगा। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान यही रखना है पहले वर्ण अगर शुरुआत में यहां पर पहला वर्ण आएगा किसी भी वर्ग का, 5 वर्ण ना, उसके 5वें वर्ण में से पहला वर्ण आएगा और उसके बाद में जैसे ही वर्ण आएगा वो हमेशा ध्यान रखना 5 वर्ण के अंदर से तीसरा और चौथा वर्ण, जो कि देख लीजिएगा यहाँ पर पहले में ग घ ज झ ड ढ द ध ब न, उसके अलावा य र ल व ह, उसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। तो फिर ये पहला वर्ण किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा, तीसरे में बदल देगा। अगर क वर्ग है तो किस में बदलेगा? ग से गमला वाला में। अगर छ वर्ग है तो वो ज में बदल जाएगा। अगर ट वर्ग है तो वो ड में बदल जाएगा, तीसरा वर्ण। ये ज में तीसरा वर्ण, ये देखिए ये ड, और ये त वाला अगर वर्ग है तो वो द में बदल जाएगा, और प वाला है तो वो व में बदल जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है, पहले का तीसरा, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। पहला तीसरे में बदलेगा। कैसे? पहला तीसरे में बदलेगा, यानी कि पहले के बाद में अगर तीसरा चौथा वर्ण आता है किसी भी वर्ग का, या फिर उसके बाद में य र ल व ह आता है, या फिर कोई भी स्वर आता है, तो फिर पहला वर्ण किसमें बदलेगा? उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। ठीक है, 3 नियम पढ़े हमने और इसके उदाहरण अब अगली स्लाइड के अंदर देख रहे हैं। तीनों नियम आपको पता होना चाहिए। एक तो त द के बाद में अगर चम्मच या छतरी आता है तो फिर वो छतरी आधा में हो जाएगा। ठीक है, चम्मच में आधा में हो जाएगा, सॉरी। और अगला एक था त द के बाद में ये स वाला आता है तो फिर त द तो बदल जाएगा छ चम्मच आधा में। लेकिन ध्यान रखना ये वाला स किस में बदल जाएगा? तो ये वाला स आपके बदल जाएगा इस छ
छतरी पूरम। अगर ये पूरा होगा तो भी ये भी पूरा होगा, ये आधा होगा तो ये भी आधा होगा। तो ठीक है, अब तक हमने 3 नियम पढ़े और ये तीनों नियम किसके हैं? व्यंजन संधि के। यहां पर वापस बताएं या फिर समझ में आ गया होगा? उम्मीद करता हूं भाई समझ में आ गया होगा, या फिर हम अगली स्लाइड के अंदर और देख लेते हैं। अब देख लीजिए यहां पर उदाहरण है। अब तक हमने कितने नियम पढ़े? 3 नियम पढ़ चुके। एक तो क्या था? एक तो था त या फिर द, इसके बाद में क्या आ जाए? अभी क्या था? एक तो था छ या फिर था छ छतरी। तो ये किस में बदल जाएगा? छ आधा में बदल जाएगा। कौन सा वाले? ये त और द, त और द के बाद में छ चम्मच और छ छतरी आता है तो छ आधा में बदल जाएगा। और एक क्या था? एक यह था जब त और द इनके बाद में अगर ये वाला स आ जाए तो फिर आपको ध्यान रखना है तो क्या होगा? तब ये त और द तो बदल जाएंगे किसमें? छ चम्मच आधे में, ठीक है। लेकिन ये वाला किसमें बदल जाएगा? छ छतरी में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक नियम अपना ये था, जो पहला वर्ण आएगा कहां पर? जब वाक्य के शुरुआत में अगर उसके अंत में पहला वर्ण आएगा, पहला प्लस तीसरा चौथा, ठीक है, तो वो किसमें बदल जाएगा? तीसरे के अंदर, ठीक है। यह भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि पांचों वर्ग में से पांचों वर्ग का जब पहला वर्ण आएगा तो फिर उसके आगे अगर तीसरा और चौथा वर्ण आ रहा है तो फिर या फिर य र ल व ह आ रहा है या फिर कोई भी स्वर आ रहा है तो वो हमेशा उसी वर्ग का अपने का तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए उदाहरण आ रखे कुछ। अब तक हमने 3 नियम पढ़े। अब देखिए, ये देखिए देख धन अंबर। अब देखिए ये पहले वर्ण का पहला वर्ण आ रहा है तो हमने पढ़ा था भाई पहला वर्ण आ जाए और उसके आगे कोई भी स्वर आ जाए। देखिए यहां पर स्वर आ रखा है तो स्वर आए चाहे उसका तीसरा चौथा आए तो वो किसमें बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। तो देखिए क का तीसरा कौन सा होगा? ग से गमला होता ना, तो देखिए ये दिगंबर हो गया, ये ग आ गया। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आगे स्वर आ रखा है तो फिर उस स्वर के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर स्वर आ रखा है तो फिर ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर व्यंजन आ रखा है तो फिर उसके नीचे हलंत भी लगेगा, मतलब वो खुद ऐड नहीं होगा। ये देखिए यदि स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा हलंत वर्ग में लग जाएगी, मतलब मिल जाएगा। लेकिन किंतु अगर व्यंजन के मेल पर हलंत युक्त ही रहेगा। अब हलंत युक्त कैसे रहेगा? तो देखिए ये तो हमने देख लिया एक स्वर वाला। अब देखिए यहां पर आइए, ये देखिए सट धन विकार, वी अब की बार क्या दिख रहा है? व्यंजन शब्द है, ठीक है। अब देखिए इसको इसमें जोड़ना था, लेकिन अब ये तीसरे में तो बदल गया ड में, लेकिन व्यंजन के अंदर जुड़ेगा नहीं। इसका मतलब ये देखिए आपके सट विकार ऐसा का ऐसा रहने वाला है, नीचे हलंत आएगा, ये व्यंजन वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए वाक धन ईस, क तीसरे में बदल गया, ग गमला वाला में, इसी का वागीस हो गया। दिग धन विजय तीसरे में बदला, दिग्विजय हो गया। वाक धन दत्ता तीसरे में वागदत्ता। सट धन आनंद, यानी कि ट का तीसरा में बदला, मतलब पहला वर्ण आया तो पहले का नियम अपना यही था कि तीसरे में बदलेगा, तो ड सडानंद हो गया, त ड में बदला। सत धन भावना, यानी कि त तीसरे में बदलेगा और तीसरा द होगा तो सद्भाव सदावना ना, सदावना। सत धन आचार तीसरे में बदलेगा, लेकिन यहां पर क्या आ रखा है? स्वर आ रखा है, इसका मतलब यहां पर हलंत लगाने की जरूरत नहीं, इसके अंदर ही ऐड हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा। मतलब त इसके अंदर त का द होगा तो द अगर आ के अंदर मिलेगा तो दा हो जाएगा, तो सदाचार होगा, ठीक है। अब आगे देखिए उत्त धन यान, यानी कि इसके अंदर ही ऐड होने वाला है। अब देखिए उद्यान हो जाएगा, ये भी तो नियम था, य र ल व ह, ये भी आ जाए तो भी वो तीसरे में ही बदलेगा। अगला देखिए तत् धन उपरांत, तत् धन उपरांत अगर ये आ जाए तो देखिए ये आ गया तदुपरांत, यही अपना उत्तर था, प्रश्न यही था तो ये वाला प्रश्न था और यही ऐसे होना चाहिए था। जगत धन अंबा, त का द हो जाएगा तो जगदंबा, ठीक है। अम धन ज अब्ज होगा और अप धन द अब्द होगा, तो ठीक है। बस अब अपने 3 ही नियम, अब तक हमने 3 नियम पढ़ चुके हैं और तीनों नियम के बारे में सही ढंग से पता होना चाहिए। तीनों के तीनों व्यंजन संधि के ही उदाहरण है, तो ध्यान रखना। पहले का तीसरा इस नियम का नाम है। पहला वर्ग का जो भी 5 वर्ग हैं उन पांचों वर्ग में से अगर पहले वर्ग का पहला शब्द, पहला वर्ग का पहला शब्द यानी कि पांचों वर्ग के पांचों पहले शब्द यानी कि क, च, त
या फिर ट, ये सब पहले वर्ग के पहले शब्द अगर आ जाए, उसके बाद में तीसरा चौथा वर्ण आ जाए उसी वर्ग का, तो फिर वो किस में बदलेगा, वो अपने तीसरे में बदलेगा। या फिर इसके बाद में सवर आ जाए तो भी तीसरे में, या फिर य र ल व ह आ जाए तो भी तीसरे में। लेकिन एक और पढ़ा था, त और द के बाद में अगर, त और द के बाद में अगर ये आ जाए, कौन सा बोला अभी पढ़ा था ना, ये स आ जाए तो फिर त और द तो आधा छ चम्मच में, और ये स खुद बदल जाएगा छ छतरी वाले में। लेकिन अगर ये स आधा हुआ तो ये भी आधा होगा, ये पूरा हुआ तो ये भी पूरा होने वाला है। अब देखिए ये हो गया, त द के बाद में अगर छ चम्मच छ छतरी आता है तो फिर हमेशा ध्यान रखना छ चम्मच आधा ही होगा। 3 नियम आपको याद होना चाहिए, और तीनों नियम से कई बार प्रश्न आता है भाई, ठीक है ना। तो ये इनके उदाहरण है। बस अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको बस यही ध्यान रखना, पहला तीसरा, पहले का तीसरे में बदलना। और तीसरा कब बदलेगा, जब पहले के बाद में कौन आएगा, पहले के बाद में तीसरा चौथा आएगा, या फिर य र ल व ह आएगा, या फिर कोई भी सवर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। देखिए वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या फिर विस्मयादि सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। क्या यह बात सही है, क्या यह बात सही है? यह पूछ रहा है गलत, लेकिन यह बात एकदम सही है भाई, यह गलत कथन नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर पूछ रहा है प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं। मतलब ये देखिए प्रश्न चिन्ह अगर आ जाए, अब पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ये बात किसकी बात में कर रहा है। प्रश्न सूचक तो आपको सबको पता होगा, ये वाला चिन्ह होता है ना, और पूर्ण विराम ये होता है, ध्यान रखना। और देखिए वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या फिर विस्मय सूचक और विस्मय सूचक होता है, ये ऐसे खड़ी करके और एक नीचे बिंदी लगाई जाती। अब ये तीनों अलग अलग भाई, ये तो प्रश्नवाचक है, ये प्रश्नवाचक है, ये पूर्ण विराम है, और ये विस्मय सूचक शब्द है। और यह बोल रहा है अगर ये प्रश्नवाचक या फिर विस्मय सूचक हो तो पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। ये दोनों अगर लास्ट में होंगे तो फिर इसको लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात एकदम सही बोली जा रही है। ये देखिए विस्मय सूचक यहां पर लगा हुआ है कि वह नहीं, यह नहीं हो सकता है। अब देखिए यहां पर ये एंड में लगा हुआ है, इसका मतलब पूर्ण विराम लगाने की जरूरत नहीं है। अब शुरुआत में यहां लगा हुआ है लेकिन अंत में नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वहां पर पूर्ण विराम लगाया गया है। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, अगर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक या फिर विस्मय सूचक शब्द अगर अंत में लगे हुए हैं तो पूर्ण विराम की लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यह पूर्ण विराम है भाई, ये तो प्रश्नवाचक है, प्रश्न सूचक है, यह विस्मय सूचक है, विस्मय सूचक है, ये प्रश्न आता है भाई, और ये है आपके ये वाला पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ये प्रश्न आता है भाई, इसलिए आपको ध्यान से देखना होगा। तो ठीक है, ये और ये अगर ये वाला और ये वाला अगर वाक्य के अंत में होगा तो फिर पूर्ण विराम नहीं लगेगा। ये बात एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, यह बात गलत है भाई, यही गलत है और यही प्रश्न का आंसर भी है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, जब भी जिन वाक्यों के प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ अगर उनका अर्थ ही निकले जैसे संबंधवाचक शब्दों जैसा लगे, हमें संबंध एक दूसरे के संबंध बताए, तो उनके हमेशा ध्यान में रखना पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया नहीं जाता भाई, ठीक है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। अगर देखिए विषय विभाजक में क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, एकदम सही है, विषय विभाजन के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा कोष्टक का प्रयोग, कोष्टक 2-3 प्रकार के आते हैं, एक छोटा कोष्टक, एक बड़ा कोष्टक, एक मझला कोष्टक, इन सब का प्रयोग वाक्य या पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी कई बार लगाया जाता है। और ध्यान रखना उसको कई बार शॉर्ट किसी की दिनांक वगैरह उसमें भी यूज किया जाता है, किसी का उपनाम बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो यह भी आपको बताना ध्यान रखना है। अब देखिए अलफ विराम से अधिक और पूर्ण विराम से, देखिए अलफ विराम से तो अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, यह भी एकदम सही है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, जो ये अलफ विराम है, अलफ विराम कौन सा होता है, तो ध्यान रखना ये कोमा लग रही ना, यही तो अलफ विराम है, अलफ विराम, इसे अलफ विराम बोलते भाई, ये कोमा वाला, ठीक है। अब पूर्ण विराम अभी पढ़ के आए,
पूर्ण विराम तो ये रहा, एक पूरी खड़ी लाइन है, जबकि अर्ध विराम किसे बोलते हैं? एक तो बिंदी है और एक नीचे कोमा, इसको बोला जाता है अर्ध विराम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये बोल रहा है जब पूर्ण अल्प विराम से इससे तो थोड़ा अधिक और इससे क्या है कम समय तक ठहरने के लिए यह लगाया जाता है। कौन सा? अर्ध विराम। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिएगा, जो अल्प विराम है या फिर कोमा है उसका हम प्रयोग कहां करते हैं ये आप देख लीजिएगा। एक तो वाक्य के बीच में कई बार कोमा लगाते हैं, भाई बीच में लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वाक्य के बीच में कोमा लगाते हैं। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग करने के दो वाक्य हैं, दो वाक्यों को अलग करने के लिए भी कोमा लगाई जाती है, ये आपको पता होगा। दो वाक्यों को अलग करने के लिए, दो उपवाक्यों को अलग करने के लिए। मिश्र वाक्य के अंदर आपने पढ़ा होगा, मिश्र वाक्य को जब अलग किया जाता है, दो उपवाक्य होते हैं या फिर संयुक्त वाक्य होते हैं, उसके अंदर दो उपवाक्य होते हैं, या फिर और से अलग करते हैं या फिर कोमा लगा के उसको भी अलग किया जा सकता है। अब कई बार आपने देखा यह, वह, तब, तो आदि के स्थान पर भी कोमा का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, अगर वहां कोमा लगी हुई है तो इन शब्दों को वहां पढ़ा जा सकता है भाई। ठीक है ना, तो इनके जगह पे कोमा लगाई जा सकती है। इसका अल्प विराम का मतलब है कोमा भाई। ठीक है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। संबोधन के शेष वाक्य से अलग करने के लिए संबोधन कई बार, ये देखिए ये संबोधन हो रहा है ना, वहां नहीं, यह नहीं हो सकता, ये कोमा लगी हुई है। संबोधन करने के लिए भी ऐसी कोमा लगाई जा सकती है भी। उसके अलावा अभिवादन, समापन, पता, दिनांक, हाँ भाई पता है, दिनांक है, समापन, कोई कहीं पर कोई कार्य समापन हो रहा है, अभिवादन कर रहे हैं उससे पहले, है ना, तो यहां पर भी लगाई जा सकती है। और हमेशा ध्यान रखना, हां और नहीं का अगर उत्तर दे रहे हैं तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका? अल्प विराम का। तो अल्प विराम का यह प्रयोग आपको ध्यान रखना है। वाक्य के बीच में दो वाक्यों को अलग करने के लिए, उपवाक्यों को अलग करने के लिए, यह, वह, तब, तो आदि के स्थान पर कर सकते हैं। संबोधन के लिए किया जा सकता है। अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि के लिए भी किया जा सकता है। और हां और नहीं का जवाब अगर देना है उसके लिए किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना है। लेकिन अब चिन्ह आपको पता होना चाहिए। इसको अर्ध विराम बोलते हैं, इसको अल्प विराम बोलते हैं, इसको विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक, यह पूर्ण विराम है और यह प्रश्न सूचक है। तो यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि और ये ऐसा ही पूछ रहा है कि अल्प विराम से थोड़ा अधिक, पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकने के लिए हम अर्ध विराम लगाते हैं। यह बात एकदम सही है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लंबे लंबे लाइनें देकर आजकल पूछने लग गए भी, तो इसका मतलब आपको पूरा, तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है अब की बार इसमें से आया, अगली बार इसमें से आ जाए, तो आपको ये लाइनें पूरी याद होनी चाहिए। वाक्य के बीच में उपवाक्य को अलग करने के लिए या फिर दो वाक्यों को अलग करने के लिए, यह, वह, तब, तो आदि के स्थान पर, या फिर संबोधन के स्थान पर, पता के स्थान पर, दिनांक के स्थान पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक मैं बात बता दूं आपको, सब तरह के क्वेश्चन आज भी मिक्स है। पारिभाषिक शब्दावली वाले क्वेश्चन भी है, युग्म शब्द वाले भी हैं, मुहावरे भी हैं, उसके अलावा लोकोक्ति भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज सब टाइप के क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है और 25 में सब तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो ध्यान रखना, आधे और आधे शब्द युग्म का सही अर्थ है। अब आपको बताना है कि आधे और आधे शब्द क्या आदिवासी या फिर आरंभ होता है, या फिर आरंभ अभ्यस्त होता है, या फिर आरंभ या आदिवासी, या फिर अभ्यस्त और आरंभ। अब इसको एक ही याद करने का तरीका है। अब ये छोटा वाला है ना, वो हमेशा आरंभ होता भाई। जो छोटे वाला है, ये छोटी मात्रा है, वो हमेशा आरंभ है। ध्यान रखना, छोटे वाला आरंभ है, लेकिन बड़े वाला अभ्यस्त हो जाता है। ठीक है ना, बड़े वाला हमेशा अभ्यस्त या फिर किसी भी लत में पड़ जाता है, या अभ्यस्त हो जाता है, मग्न हो जाता है ना, अभ्यस्त हो जाता है। तो आप ट्रिक से ऐसे याद करें, छोटा वाला आरंभ है भी, छोटी मात्रा इसका मतलब आरंभ कर दिया गया, बड़ी मात्रा इसका मतलब वो अभ्यस्त हो गया। इसका मतलब सही आंसर एकदम सेकंड नंबर है। उसके अलावा आप इधर आएगा तो देखिए, तरणी शब्द जो छोटे वाला है उसका मतलब सूर्य होता है। ठीक है, तरणी जो बड़ी वाली है वो नौका या फिर नाव बोल सकते हैं हम। तरणी बड़े वाला नौका या नाव है, छोटी वाली तरणी को सूर्य कहा जाता है। अनल अग्नि होता है और अनिल हवा होता है। अनल अग्नि है, अनल अग्नि है, अनिल हवा है। मरीचि जो छोटी मात्रा होती है मरीचि, वो किरण या फिर रश्मि होता है, लेकिन मरीचि बड़ी वाली चंद्रमा या फिर सूर्य। ध्यान रखना, ये जो भी साइड में जितना भी हर क्वेश्चन के साथ में जो भी लिख रखा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह अक्सर जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है या फिर आए हुए एग्जाम के अंदर, विगत परीक्षाओं के अंदर आए हुए, उन्हीं को यहां पर लिखा गया। और बार बार विगत परीक्षाओं के अंदर जो भी RS वगैरह के अंदर जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं हिंदी से,
वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना, ये तो कई बार आ चुके हैं। तो तरणी सूर्य, तरणी बड़े वाला नौका या नाव है, अनल अग्नि है, अनिल हवा है, ध्यान रखना। तरणी छोटी वाली सूर्य है भाई, ध्यान रखना। और तरणी बड़ी वाली नौका नाव है। मरीचि छोटी वाली किरण और रश्मि है, जबकि मरीचि बड़ी वाला चंद्रमा या फिर सूर्य है। तो यह आपको पता होना चाहिए। आदि आरम है छोटा वाला, आदि बड़ा वाला, अभ्यस्त है। चलो आगे, अगला देखिए चौथा क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, और बेफालतू बात मत कर, और यही गलत है, क्योंकि या तो यहां पर व्यर्थ लिख सकते हैं, ठीक है ना, व्यर्थ यहां पर आ सकता है, व्यर्थ बात मत करो ऐसे हो सकता है ना। तो ये बेफालतू ऐसा कोई शब्द नहीं है। बाकी देश के सभी लोग एकजुट हैं, ये सही है। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये भी शुद्ध है। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया, इसका मतलब ये पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि आजकल आपको पकड़ में भी आ जाएगा बेफालतू ऐसा कुछ शब्द लगाया है जो गलत है, ठीक है ना, तो आपको पकड़ में आ ही जाएगा। अगला देखिए, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। आगे होकर परेशानी मोल लेना, या फिर अचानक बड़ी विपदा का आ जाना, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना, या फिर उत्सव के माहौल का गम में बदल जाना। क्या होगा इसके अंदर, क्या होने वाला है इसके अंदर? तो ध्यान रखना, सिर मुड़ाते ही ओले गिरना का मतलब है, क्या मतलब है, कार्य आरंभ करते ही क्या हो जाना, विघ्न पड़ जाना। यानी कि कोई कार्य हमने स्टार्ट किया ही था और कोई अचानक से एक से बाधा आ पड़ी या फिर कुछ रुकावट आ पड़ी। अब देखिए दो और देखिए, प्राण सूखना का मतलब है घबरा जाना, प्राण सूखना मतलब घबरा जाना। रंग में भंग होना मतलब उल्लास में विंदन पड़ना, उल्लास के अंदर विघ्न पड़ना, रंग में भंग होना। प्राण सूखना मतलब घबरा जाना, प्राण सूखना घबरा जाना, रंग में भंग होना, उल्लास में विघ्न पड़ना। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ध्यान रखना, जो भी साइड में एक्स्ट्रा जानकारी लिख रखी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आने का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कई परीक्षाओं के अंदर आ रखे हैं, इसलिए इनको यहां पर ऐड कर रखा है। तो ये भी आपको देखने की सख्त जरूरत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, या फिर हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं, या फिर यही वे कारण है जिनके कारण वो परेशान है। तो देखिए पहले का अंदर तुम्हारी होगा भाई, यहां पर तुम्हारी तेरी थड़ी होता है, तुम्हारी होते हैं। काल चक्र और पहिया दोनों एक समान है भाई, दो शब्द एक साथ में कैसे यूज कर सकते हैं। ये काल चक्कर के पहिए ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये भी समय का ज्ञान दे रहा है, और चक्कर यहां पर ही आ रहा है, वह भी पहिया आ रहा है, लेकिन ये इसका ऐसा थोड़ी होगा। यही आप इसको ऐसे कर सकते हो, यही कारण है, यही कारण है वो यही कारण है जिससे वो परेशान है, यही कारण है जिससे वो परेशान है, ऐसे हो सकता है। लेकिन हमारे देश में अनेक रमणीय स्थान है, यह एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको ऐसे पकड़े, अब ऐसे प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को आपको पकड़ना होगा भाई, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, मां ने बच्चों के झगड़े को खाली जगह पड़ोसियों में सिर्फ फुटोवल करवा दी। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होना। अब आप एक ध्यान रखना, मुहावरा और लोकोक्ति के अंदर कई एक बार ऐसा भी प्रश्न आएगा कि आप बताइए, चार लिख रखे होते हैं, दो मुहावरे या फिर तीन मुहावरे, एक लोकोक्ति। तो मुहावरा को हमेशा ध्यान रखना होगा। मुहावरों को अगर पहचान कीजिए तो हमेशा ध्यान रखना उसके नीचे पीछे क्या होगी, ना आएगा भाई, क्रिया जरूर आएगी मुहावरे के अंदर, ठीक है। ना लगा के आप जरूर देखिएगा, आपको फटाक से पता चल जाएगा कि ये मुहावरा या फिर लोकोक्ति। देखिए, पानी में आग लगाकर, मीन मेघ निकालकर, या फिर घाव पर नमक छिड़कर, या फिर तिल का ताड़ बनाकर। ये बात एकदम सही बैठती है, कौन सी वाली, तिल में ताड़ बनाकर। यानी कि मां ने बच्चों के झगड़े को इतना बड़ा सजाकर बताया जो कि तिल का क्या बन गया, एक ताड़ बन गया भाई। तो ये बात एकदम सही बैठती है यहां पर। और इसके अलावा सिर फिर जाना यानी अहंकारी हो जाना, सिर फिर जाना यानी कि अहंकारी हो जाना, और हाथ न आना मतलब बहुत बड़ा होना, बहुत बड़ा होना। हाथ ना आना, बहुत बड़ा होना, सिर फिर जाना, अहंकारी हो जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला देखिए, गागर में सागर भरना का भावार्थ है असंभव कार्य करना, या फिर समुद्र से छोटे बर्तन में पानी लाना, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, छोटे बर्तन बहुत अधिक पानी भरना। तो क्या होगा,
गागर में सागर भरने से मतलब यह है कि बहुत ही कम समय के अंदर वो महत्वपूर्ण बातें कहना, यानी कि गागर में सागर भरना, बहुत ही महत्वपूर्ण कम शब्दों के अंदर कम समय के अंदर ज्यादा टॉपिक कवर कराना, या फिर आप बोल सकते हो कम समय के अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करना या महत्वपूर्ण बातें करना। देखिए, खेत रहना का मतलब है शहीद हो जाना। खेत रहना का मतलब है शहीद हो जाना, ठीक है ना, युद्ध में मर जाना या फिर युद्ध में शहीद हो जाना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना, तो ध्यान रखिएगा, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना इसका अर्थ होगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। देखिए, पारिभाषिक वाले शब्द ये हर परीक्षा के अंदर आते हैं। एक तो राजस्थान सब इंस्पेक्टर, उसके अलावा पटवारी, वीडियो और 4th ग्रेड, इसमें भी आने वाला है। तो इसके 3 या 4 क्वेश्चन मान के चलेगा, ये कई बार तो 5 से 6 क्वेश्चन तक मिलते हैं भाई, ठीक है ना। तो देखिए, सकल दुर्व्यवहार, घोर कदाचार या फिर भारी औपचारिकता या फिर घोर अशिष्टता। तो क्या होने वाला है इस शब्द का? अंग्रेजी शब्द है, इस अंग्रेजी शब्द का हिंदी में क्या मतलब होने वाला है? तो ध्यान रखना, घोर कदाचार होने वाला है इसका मतलब, ठीक है। तो ध्यान रखना, पारिभाषिक शब्द घोर कदाचार का मतलब है, ठीक है, इस मतलब इस शब्द का। अगला देखिए, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति या फिर मुहावरा है। अपने मुंह मियां मिठू बनना या फिर अजल गगरी चलकत जाए या फिर चीटी के पर निकलना या फिर मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊ। यानी कि इस का अर्थ कौन सा मुहावरा सही बैठता है या फिर लोकोक्ति सही बैठती है। अब देखिए, ये देखिए मुहावरा है, तो इसके पीछे देखिए ध्यान रखना, चीटी के पर निकलना यानी कि कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचना। अब आपको मैं ये बता रहा था, जब भी मुहावरा आएगा पीछे ना जरूर मिलेगा भाई, लेकिन ये देखिए लोकोक्तियां हैं भाई, ये देखिए ये लोकोक्तियां हैं, तो ये नहीं मिल रहा है, ना जरूर मिलेगा, वो मुहावरा हमेशा होगा, क्योंकि एक बार प्रश्न ऐसा भी आ चुका है कि आपको पहचाना होगा कि मुहावरा है या फिर लोकोक्ति। उसके अलावा देखिए, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना भी। छाती पर सांप लौटने का मतलब है, आगे इसका मतलब है हिंदी में ईर्ष्या करना भाई, मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या। छठी का दूध याद आना यानी कि बड़ी मुसीबत में फंसाना या फंसना। छठी का दूध याद आना, बड़ी मुसीबत में फंसना भाई, छठी का दूध याद आना, बड़ी मुसीबत में फंसना। अगला प्रश्न देखिए, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने की हताश उद्यमी ने कहा। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान में प्रयुक्त लोकोक्ति कौन सी आएगी? तो क्या औखले में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, या फिर खोदा पार निकले चुया, या फिर बैठे से बेगार भले, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई साहब, इसके अंदर तो एक ही सही बैठता है और वो है मेहनत बहुत की है लेकिन क्या हुआ, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ, मेहनत बहुत की है लेकिन लाभ बहुत कम हुआ है, यानी कि खोदा छुआ निकले, खोदा पार निकले छुया, ठीक है, खोदा पार निकले छुया, ठीक है ना, यही यहां पर सही बैठता है एकदम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। आस्तीन का साफ होना यानी कि समीप का क्या होना, विश्वासघाती होना। समीप का विश्वासघाती होना का मतलब है आस्तीन का साफ होना। त्रिशंकु होना यानी कि कोई काम करते हुए बीच में ही अटका जाना। त्रिशंकु होना मतलब कोई भी काम करते हैं तो वो बीच में भी अटक जाना, कोई भी काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, त्रिशंकु होना। आस्तीन का साफ होना, नजदीक या फिर समीप का विश्वासघाती होना। अगला प्रश्न देखिए, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। गुणी व्यक्ति ही गुणवान को पहचानता है। चालाक का अधिक चालाक से सामना, सज्जन द्वारा कपट व्यवहार करना, या फिर कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? पता चल रहा है, पढ़ने से ही पता चल रहा है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, तो कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना, इसका ये लोकोक्ति का भावार्थ है। देखिए खून सफेद होना मुहावरे का क्या मतलब है? तो ध्यान रखना, यहां पर आएगा दया ममता न रहना, ठीक है ना, खून सफेद हो जाना, दया ममता न रहना। अगला देखिए, अवसर का लाभ उठाना यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना। ये तो कई बार बोलते हैं भाई, बहती गंगा में हाथ धोना। अवसर का लाभ उठाना मतलब बहती गंगा के अंदर हाथ धोना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, जुरिस्डिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। तो देखिए, क्या कार्य क्षेत्र होगा,
विशिष्ट क्षेत्र होगा या फिर विशेषाधिकार होगा या फिर क्षेत्राधिकार होगा। तो जुरिस्डिक्शन के लिए आपके क्षेत्राधिकार होता है। ये न्यायालय से संबंधित संबंध है भाई, संबंध न्यायालय से संबंधित शब्द है भाई, ठीक है ना। तो ये होगा किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। घड़ों पानी पड़ना यानी कि बहुत वर्षा होना, सूरज पर थूकना यानी कि किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, नाक भौएं सिकोड़ना अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, या फिर थूक कर चाटना कहकर मुकर जाना। तो ध्यान रखना पहला ही गलत है। घड़ों पानी पड़ना का मतलब है या तो फिर लज्जित होना, लज्जित होना हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, शर्मिंदा होना, बहुत अधिक शर्मिंदा होना, बहुत अधिक शर्मिंदा होना, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन दोनों का। और सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, एकदम सही है। नाक पर भौं सिकोड़ना, अरुचि या फिर अप्रसन्नता प्रकट करना, थूक कर चाटना मतलब कहकर मुकर जाना। देखिए अगला, आकाश पाताल एक करना यानी कि कठिन प्रयत्न करना भाई, कठिन मेहनत करना, कठिन प्रयत्न करना, है ना। तो आकाश पाताल एक करना मतलब कठोर मेहनत करना या कठिन प्रयत्न करना। फूलों न समाना, अत्यधिक क्या होना, खुशी होना भाई, फूला न समाना अत्यधिक खुश होना या फिर अत्यधिक खुशी होना। अगला देखिए, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो ध्यान रखना, वो आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले। मैंने सुना कि आप अच्छे कवि हैं। लाखों लोग कोरोना से कवलित हो गए। अब पूछ रहा है संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो संयुक्त वाक्य की तो एक ही परिभाषा मैंने बताई थी कि दो वाक्य होंगे और दोनों वाक्य किससे जुड़े होंगे, आपके समुच्चय बोधक से। समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होंगे। जैसे वो शब्द हो सकते हैं और, या हो सके तथा, या फिर हो सकते या फिर हो सकते परंतु, या फिर हो सकते इसलिए, या फिर हो सकते क्योंकि, ठीक है ना। ऐसे शब्द आ सकते भाई, तो क्योंकि साथ में आएगा भाई, ठीक है ना। तो देखिए इसमें तो ये लेकिन, हाँ लेकिन देखिए इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। हाँ लेकिन तो मैंने लिखा नहीं अभी, लेकिन भी होता भाई, लेकिन भी होता, ठीक है। जो भी दो शब्दों को आपस में जोड़ दे, दो वाक्यों को, तो देखिए लेकिन लिख रखा है, यहां पर जब आ रखा है, तब आ रखा है, यहां पर देखिए की आ रखा है, और ये तो सरल हो गया, और ये हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो कि उप वाक्य है किसका, मिश्र वाक्य का। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, मिश्र वाक्य का है। और ये भी मिश्र वाक्य, हाँ ये भी मिश्र वाक्य है, लेकिन ये मिश्र वाक्य का कौन सा वाला है, ये विशेषण वाक्य है, विशेषण इसका विशेषण वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना मिश्र वाक्य के अंदर भी विशेषण है जो कि जब तब, सॉरी एक मिनट कुछ मैंने गलती की यहां पर। जो यहां पर की लगा हुआ ना भाई, मैंने पहले भी बताना, जब और तब लगता है वो क्रिया विशेषण मिश्र वाक्य होते हैं। हालांकि ये मिश्र वाक्य का भाग है, मिश्र वाक्य, और मिश्र वाक्य में कौन सा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। और ये है संज्ञा मिश्र वाक्य, संज्ञा उपवाक्य मिश्र वाक्य का भाग है, ठीक है। और ये वाला है जो आपके एकदम संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ध्यान रखना जब तब ऐसे शब्द आते हैं, ये क्रिया विशेषण है भाई, ठीक है ना। वो भी मिश्र वाक्य के अंदर ही क्रिया विशेषण है, और ये भी मिश्र वाक्य के अंदर संज्ञा उपवाक्य है भाई, ये भी मिश्र वाक्य, ठीक है। और ये सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, अब और आगे भी संयुक्त वाक्य अभी तो पढ़ के आए, मतलब तथा या और ये मिल गए आपको सीधा डायरेक्टली। उन्होंने उसे, ये देखिए ये जो लिख रखा है, तो ये कौन सा हो गया, ये आपके मिश्र वाक्य होगा। उसके अलावा ये जिनसे, ये और मिश्र वाक्य, ये दोनों मिश्र वाक्य भी। जहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, वहां मैंने सब कुछ देख लिया। ये भी, ये भाई देखिए वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, ये भी आपके कौन सा वाक्य है, ये तो आपके दोनों हो गए मिश्र वाक्य, मिश्र, और ये भी हो गया मिश्र, ठीक है। क्यों हुआ मिश्र, क्योंकि यहां पर देखिए उन्होंने उसी से ऐसे शब्द आ रहे हैं भाई, ठीक है ना, जो उसी, और यहां पर भी जो आ रहा है, और ये जो का रूप है, इसका मतलब मिश्र उपवाक्य होंगे। और मिश्र उपवाक्य में क्रिया
क्रिया, एक तो संज्ञा है, एक क्रिया है, और एक क्रिया विशेषण है, और एक है विशेषण। तो तीन है, उसमें से ये विशेषण वाला है। ठीक है, चलते हैं अगला। आग बबूला होना का भावार्थ है बबूल के पेड़ में आग लगना, लू के बुगले उठना, अत्यंत क्रोध करना, या फिर भयंकर आग लगना। तो आग बबूला होना का मुहावरे का क्या मतलब होगा? तो ध्यान रखना, अत्यंत क्रोध करना होगा। उसके अलावा देखिए, अंगारों पर पैर रखना, यानी कि साहसपूर्ण खतरे पर उतरना, या फिर जानबूझकर विपत्ति सहना। अंगारों पर पैर रखना का मतलब है साहसपूर्ण खतरे पर उतरना, या फिर जानबूझकर विपत्ति को बाधा डालना का मतलब है रोड़ा अटकाना। बाधा डालने का मतलब रोड़ा अटकाना, किसी काम को रोकना। 18वां नंबर प्रश्न, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, एज्यूम का मतलब ग्रहण करना, एप्रिएंट यानी कि प्रकट, अटॉर्नी का मतलब महाधिवक्ता नहीं होता वे, और यही प्रश्न आपका सही आंसर है। इसका मतलब होता है वकील बोल सकते हो, अधिवक्ता बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। लीगल का मतलब विधिक संरक्षण, या फिर ये सही है, ये प्रोटेक्शन यहां पर नहीं है। ठीक है, लीगल का ही है विधि संरक्षण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अटॉर्नी का मतलब वकील या फिर अधिवक्ता भी। अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ है मुहावरे का सावधानी पूर्वक चलना, आत्मनिर्भर होना, या फिर छोटे बच्चों का चलना सीखना, बिना किसी छड़ी आदि के अपने आप आगे बढ़ना। तो क्या होगा? अपने पैरों पर खड़े होना, तो सीधा ही दिखाई दे रहा है आत्मनिर्भर होना। अब देखिए, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि अपने हाथ से काम करना ही क्या होता है? उपयुक्त होता है। अपने हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से काम करना उपयुक्त। मैं तुम्हें सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो, यानी कि यहां पर एक ही, इसका मतलब होगा एक ही थैली के छठे बटे, यानी कि मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो, यानी कि एक ही थैली के छठे बटे। ये लोग उगते भाई। 20 नंबर, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द सही प्रयोग हुआ है? तो देखिए, एपेसमेंट यानी कि तुष्टीकरण, ये एकदम सही हुआ है। हाँ, यही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो ये जुडिशियस है ना, इसका मतलब होता है उचित, उल्टा लिख रखा है। और जो ये लिख रखा ना, इसका मतलब है मन माना। और जो अकाउंटेबिलिटी है, इसका मतलब है उत्तरदायित्व। ठीक है, तो ये ऐसे होगा भाई। ये उचित ऊपर वाले में था, उचित इसका हो जाएगा, मनमाना इसका हो जाएगा, और अकाउंटेबिलिटी का ये उत्तरदायित्व हो जाएगा। 21वां प्रश्न, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है भैया? चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निरसंशक होना या तिनका, नेकी कर दरिया में डाल जाना, यानी भला करके भूल जाना। ठीक है, भला करके भूल जाना भाई, भला करके भूल जाना। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है ना, ये ऐसा था। सोच को आंच से नहीं, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसमें एक नंबर ऑप्शन गलत है कि अपराधी हमेशा शंका में रहता भाई। इसका मतलब होगा अपराधी हमेशा शंका में रहता है, शंका में रहता है। ठीक है, तो यह होगा चोर की दाढ़ी में तिनका। एक ही थैली के छठे बटे क्या होगा? एक ही पर्वती के होना, एक ही थैली के छठे बटे एक ही पर्वती का होना। चलते हैं अगले। अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है, क्या पहुंच है, उपमानक है, या दृष्टिकोण है, या फिर सिफारिश है? तो कौन सा होने वाला है? तो ध्यान रखना, सिफारिश ही होने वाला है अप्रोच का शब्द का पारिभाषिक शब्द। ठीक है, अथॉरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, मतलब प्राधिकार तो है, अधिकारी विद्वान भी है, प्राधिकरण भी है, लेकिन लेखकीय अधिकार नहीं है भैया। यह एकदम गलत है भाई, यह नहीं हो सकता। लेकिन प्राधिकारी हो सकता है, अधिकारी होगा, प्राधिकरण भी होगा, ये तीन होंगे, लेकिन ये वाला नहीं होगा। अगला देखिए, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात नहीं होता भाई, और यही आपका सही आंसर है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन। ठीक है ना, यही सही है। और रेट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी सही है। लेजिबल स्वावैचे एक्ट का अधिनियम होता भी, ये भी सही है। अगला देखिए 25वां क्वेश्चन,
किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है? जुवेनियल कोर्ट यानी किशोर न्यायालय, एप्रेंटिसी प्रशिक्षण, यही गलत है क्योंकि प्रशिक्षु होता भाई प्रशिक्षु, ठीक है, यह होता भाई, जबकि प्रशिक्षण नहीं होता भाई। इंडेमिनिटी का मतलब क्षतिपूर्ति, एकदम सही है। रिम्बर्समेंट का प्रतिपूर्ति, एकदम सही है। ये थे अपने क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 25 क्वेश्चन थे और आप जरूर देखिएगा इन क्लासों से, आपको इन लेक्चर से आपको कितना फायदा होता है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएगा। और आगे भी हमारी ऐसे ही क्लासें आती रहेगी, लगातार क्लासें जारी ही रहने वाली हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएगा, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेगा, लगातार परिश्रम करते रहिएगा जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।